सो हेलो, वेलकम टू अवर न्यू लेक्चर। ठीक है, इसमें हम इस बार क्वांटम नंबर्स को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स के बारे में सीखने से पहले मैं तो बोलूँगा हम कुछ प्री रिक्विजिट की तरफ देख लेते कि मतलब ये एटम तो क्वांटम होता क्या है। तो क्वांटम एग्जैक्टली ना, जो क्वांटम शब्द है ये स्मॉल चीज़ को बताता है ना। अब पहली बात है क्वांटम आया कहाँ से। तो ये जानने के लिए ना हमें थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी होगी। ठीक है, अबाउट एटम्स एंड ऑल वगैरह। ठीक है, ओके, ये क्या हो गया। हाँ, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले देखिए, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, नील बोर नील बोर नाम था उनका। ठीक है, सो उन्होंने ना एक एटम का स्ट्रक्चर दिया जिसको हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ऑर्बिटल स्लैश प्लानिटरी। इसके पहले रदरफोर्ड, जे थॉमसन, इन सब ने बहुत सारे एटॉमिक मॉडल दिए, मतलब ऐसे मॉडल दिए जिससे आप बता कर सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन होता क्या है, सॉरी एक एटम दिखता कैसे। पर हम यहाँ पे नील बोर की बात करेंगे, उसके पहले की बात मुझे थोड़ी सी इररेलेवेंट सी लगती है फ़िलहाल। ठीक है, तो ऑर्बिटल है, प्लानिटरी, ये सब तो हमने स्कूल में सीखा हुआ है। ठीक है, क्लास 10 तक के। ठीक है, तो इसमें क्या होता था बेसिकली, एक ये होता था, हाँ, एक न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इसके आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑर्बिट्स है, और इस ऑर्बिट्स के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है समझो। सो यही सब तो अपन ने सीखा था कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट होते हैं, ये न्यूक्लियस होता है, और ये जो रिंग्स है ये इसको शेल्स बोलते हैं मोस्टली, शेल्स, ऑर्बिट्स, वॉटएवर। ठीक है, ये तो नील बोर ने दिया था। ठीक है, हाँ, और एक और चीज़ इसमें नील बोर ने बताई गई थी कि ये जो है और ये जो है इसको हम SPDF सिस्टम बोलते हैं। तो ये एक एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करते हैं एनर्जी घटने बढ़ने पे। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है। फिर उसके बाद में जो अभी हम जिसकी बात करने वाले हैं ना, जो अभी हम जिसकी बात करने वाले हैं, ठीक है, उनका नाम है इरविन श्रोडिंगर, ऐसा कुछ तो नाम था उसका। ठीक है, सो ये ना एक तो इन्होंने ना थियरी क्या रखी है ना कि इसके पहले जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो आप ऐसे इसको देख के बता सकते हो कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, ये सेकंड ऑर्बिट में है ना, और ये कहाँ पे, आप इसकी लोकेशन पिन पॉइंट कर सकते थे अभी तक के मॉडल में। पर एविन श्रोडिंगर ने क्या कहा ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव है। अब वेव है, सो वेव है तो आप, वेव ऐसी चीज़ है ना, मतलब आप उसका लोकेशन थोड़ी पा सकते हो वेव का, वो कोई एक ऐसी एंटिटी नहीं है, ऐसी कोई एंटिटी नहीं है वेव, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना वेव, तो आप इसकी लोकेशन नहीं बता सकते हो। पर वेव से आप एक चीज़ पता कर सकते हो, जो उसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी। सो आपको ना प्रोबेबिलिटी पता चलती है कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकता है। तो श्रोडिंगर ने यही ध्यान रखते हुए एक एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको रीडिफाइन किया, और उसको बोला गया क्लाउड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो अब ये बेसिकली क्या है, ये बहुत सिंपल है। इसमें एक बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब ये तो है ही। अब इसके आजू बाजू में ना एक चीज़ है, इसके आजू बाजू में ये जो एटम है ये एक्चुअली क्लाउड है। ठीक है, ये एटम है, एक्चुअली क्लाउड है,
और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली सस्पेंडेड है कुछ ऑर्बिटल्स में, ठीक है। दुसरी कुठे आहे? फिर मला एक पिऊ दे. आई मी इथं बसलो, इथं पण तू बडबड करता असं का बरं? म्हणजे जिथं मी असलो तिथं नाही बेटा याच्यात नाही आणखी अरे जाय ना मग. ओके हाँ, तो यहाँ पे ना ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लाउड के अंदर, ठीक है। ये इसने क्लाउड सिस्टम दिया है। अब क्लाउड सिस्टम दिया है तो एक काम, मतलब क्लाउड सिस्टम में होगा क्या ना दोस्तों, अभी जो क्लाउड रहता है, अच्छा स्पीयर समझिए, एक स्पीयर है, सो ये कुछ ऐसे रहेगा ना स्पीयर, देखिए ये कुछ ऐसे शेप का होता है स्पीयर, और इसके बीच में देखिए ये है न्यूक्लियस, है ना। अब इसके ये पूरे क्लाउड के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है क्योंकि ये फ्रीली सस्पेंडेड है, गैसियस स्टेट में, क्लाउड में है ना। और इसकी पोजीशन जो है, आप ये एक्स एक्सिस की तरफ भी होती है, ये जेड एक्सिस की तरफ भी होती है, और ये वाई एक्सिस की तरफ भी होती है, ठीक है ना। सो इससे अपन क्या पता कर सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है इस बार, प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होता क्या है बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मतलब वो इलेक्ट्रॉन मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे फाउंड होगा। अब यहाँ पे पुराने मॉडल में तो आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, पर इरविन श्रोडिंगर का मॉडल बोलता है कि, जिसको हम क्वांटम मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कि इलेक्ट्रॉन एक वेव होता है। देखो ना, हाँ बोल ना, बोल 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 बोल। ऑनलाइन पे, ऑनलाइन तो है ही, मतलब चला ही नहीं रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, वो अभी मैं तो चला ही नहीं रहा, पर ये सब अभी मतलब बंद ही है, मेरा अकाउंट ही बंद है। अरे वो ठीक है, पर मगर मैं बस अभी मैं फैम पे है ही नहीं फिलहाल। कितने चाहिए तेरे को? 100 अभी? ठीक है, ये कर, क्या बोलते, हाँ इसी नंबर पे भेज, मैं मम्मी से पूछ के देता। हाँ अरे ते कुठेतरी बसलाय म्हणते तो, तर ते 100 रुपये पाहिजे म्हणते। देऊ काय मग तेल? त्याच्यात पहिलेच तर बोंब आहे. इतकं मोठं शोरूम आहे. अरे तर कॅफे मध्ये बसला आहे, आईला करू शकत नाही का ते तो साईड एक मिनिट मग आता। ओके, सो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ये होता क्या है, पहले बात करता हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मतलब मैक्सिमम चांस जहाँ होगा इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का। ओके, सो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मतलब वेर एवर द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वेयर यू कैन फाइंड एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, ठीक है। इतना समझ में आ चुका है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना श्रोडिंगर का, ये ना कुछ बेसिक चीज़ों पे काम करता है, ठीक है। इसके ना मतलब समझने के लिए बताता हूँ मैं, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है ये स्ट्रक्चर, देता हूँ जो याद है, पर मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ कि समझिए ये एक शेल है फिर ऑर्बिट है, ओके। क्या है ये? एक ये है ना, एक ऑर्बिट है, ठीक है। ऑर्बिट, शेल बोलो आप इसको। सो ये रहा एक शेल, क्या है दोस्तों, ये है एक शेल,
ना। अब यहाँ से आप कैसे समझ सकते हैं ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो एरिया ये दिखता कैसे है ना। सो शेल रही अब शेल के अंदर ना अभी जैसे आप ये शेल के अंदर जाते हो, ठीक है, मतलब सॉरी आप इसको शेल ऑर्बिटल, ठीक है। अब ऑर्बिटल क्या होता है, अब ऑर्बिटल के अंदर ना और एक ऑर्बिटल होता है, इसको सब ऑर्बिटल बोलते हैं। ये जो है ये ब्लू वाला, ये समझो सब ऑर्बिटल है। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, अब थोड़ा अंदर जाते इसके, ठीक है। अब ये बन चुका है अपना सब ऑर्बिटल, ठीक है। अब सब ऑर्बिटल के अंदर एक और होता है, ठीक है। अब उसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल। ओके 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 ओके, थोड़ा मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा शेल, ये रहा सब शेल। अब इसके अंदर जो ये चीज़ बनाने आ रहा हूँ मैं, इसको कहते हैं, ये ग्रीन वाली जो है इसको कहते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। ये समझ में आ गया, मतलब इसकी एनालॉजी कैसे बनती है, देखिए ऐसे बनता है ये शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, ठीक है। तो आप ये ऐसा ध्यान रख सकते हैं, है ना, कि ये ऐसा बनता है, ठीक है। सो अभी ओके, सो अभी एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे आता है, ठीक है। सो अब असली क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं। सो हम वापस आते हैं श्रोडिंगर साहब पे। सो जो अरविंद श्रोडिंगर थे ना, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी। जो जो श्रोडिंगर थे, भाई इसकी स्पेलिंग इतनी मुश्किल है। श्रोडिंगर था, उसने एक इक्वेशन दिया था जिसे हम लोग जिसे ना हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी या कुछ तो बोलते हैं। सो अब ये जो इक्वेशन है ये हमें ज़्यादा जानने की तो ज़रूरत नहीं है, पर स्टिल मैं बता देता हूँ ना। ये इक्वेशन कुछ ऐसी थी, देखिए डी स्क्वायर, अब डी स्क्वायर, ओके ये डेरिवेशन है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव प्लस इसका, अब ये वापस से डेरिवेटिव लेंगे हम, और इस बार डी वाई और प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोट 5 इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन है, जब हम इसके सॉल्यूशन निकालते हैं ना, तो इसके तीन सॉल्यूशन आते हैं। कितने सॉल्यूशन आते हैं इसके कहते हैं 3 सॉल्यूशन। ये x, y और z, ये आते हैं इसके 3 सॉल्यूशन, ठीक है। अब x, y और z जो है ना, तो इससे अपन को क्या पता चलता है ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 डिमेंशनल है, मतलब 3 डिमेंशनल पोजीशन है उसकी। कितने डिमेंशनल है? 3 डिमेंशनल पोजीशन। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे भी बताई थी, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन हैज़ 3D पोजीशन, ठीक है। अब जो 3 सॉल्यूशन आते हैं, अब ये 3 सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन की लोकेशन देते हैं। क्या देते हैं? लोकेशन स्लैश पोजीशन, ओके। अभी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन है, पोजीशन दे देते हैं ये, ठीक है। सो अब इससे क्या, अब इससे ना आते हैं ये जो 3 सॉल्यूशन है ना, इनको ही बोला जाता है, इनको ही क्या बोला जाता है? क्वांटम नंबर्स। क्या बोलते हैं इसको? क्वांटम नंबर्स, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर्स।
ओके, सो अब बात करते हैं हम लोग हमारी मेन टॉपिक आज का, क्वांटम नंबर्स। सो ये अपना आज का मेन टॉपिक है, ठीक है, जो अब हम कवर करने वाले बेसिकली। और साथ में हो पाए तो मैं कोई एक आधा रूल भी डाल दूंगा इसके अंदर, ठीक है। सो बात करते हैं क्वांटम नंबर्स होता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। सो ये जो 3 सॉल्यूशन आए थे ना, ये जो श्रोडिंगर की इक्वेशन से, तो हमने ना इन 3 को ना बांट दिया था, ठीक है। अब इसके कुछ नाम दिए गए हैं, NLMS, NLM और S। सो अब जो N है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी जो दूसरा वाला था L, इसको बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और जो M है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये जो चौथा है इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये जो है ना, ये जो S वाला लिखा है, इसको कभी कभी लोग ये ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, M स्पिन, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना, इसका काम क्या होता है आपको बता देता हूँ मैं। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना शेल जो मेन शेल होता है, शेल की साइज के बारे में बताता है, एनर्जी के बारे में बताता है, और इसके साथ में साइज तो बताता है शेल, और शेल नंबर बताता है कौन सा शेल है ना। अभी कैसे बताता है अभी ये जानते हैं हम लोग। सो ऐसे लिख सकते हैं अपन यहाँ पे भी, पहले N क्वांटम नंबर या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हुए, ठीक है। सो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसकी बात करते हैं अपन, ठीक है। सो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना, वो इंटीजर वैल्यू होता है। n जो है वो इंटीजर वैल्यू होती है, तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब 1 से लेके तो कोई भी n नंबर तक के होता है, पर हमें जो काम पड़ेगा ना वो मैक्स टू मैक्स 4 तक के पड़ जाएगा, ठीक है। तो एक काम कर देते ना, 1 2 3 4, अपन को इतने ही नंबर्स के काम है, ठीक है। अब ये जो है, ये जो मैंने लिखा है अभी, ये एक काम करते हैं, यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं टेबल जैसी चीज़। हाँ, अब ये जो चीज़ है ना, हाँ ये देखो, ये मैं लिख रहा हूँ शेल नंबर। ये क्या है दोस्तों, ये है शेल नंबर। इसको नीचे कर देते थोड़ा, ठीक है। सो ये रहा शेल नंबर, ठीक है। अब शेल नंबर है, अब इस शेल को ना डिनोट किया जाता है बहुत कुछ तो चीज़ों से, ठीक है। तो जो फर्स्ट शेल होता है इसको के शेल बोलते हैं, के शेल। सेकंड शेल होता है उसको एल बोलते हैं, और जो थर्ड शेल होता है उसको एम बोलते हैं, फोर्थ शेल को एन बोलते हैं, KLMN। क्या बोलते हैं इसको, KLMN। अच्छा, कभी एक थोड़ा इसको विजुअलाइज करते हैं ना। समझिए एक इलेक्ट्रॉन है, सो एक एटम है, माय बैड, ठीक है। एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस रहा, और इसमें चार रिंग। इसको बनाता हूँ, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ ना, ठीक है। एक तो मैंने ड्राइंग बेकार है ना, एक और ये, अरे यार और ये कैसे बता देते हैं, ठीक है, ओके फाइन। सो अब इसको थोड़ा नेम देते थोड़ा अच्छे से, ठीक है। सो हम स्टार्ट कहाँ से किया था, फर्स्ट शेल। सो ये रहा KLMN। तो ये रहे वो 3 शेल, ठीक है। अभी जो 3 शेल है ना, अब यहाँ पे नंबर भी दिए हुए थे इन 3 शेल्स को, है ना। ये नंबर थे 1 2 3 4। अब वे नंबर तो लिखते नहीं बैठ रहा, ठीक है।
सो अभी तो 3 शेल है KLMN। अब इसमें ना आप देखिए समझिए, एक यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन है, ये सफ़ेद डॉट एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये क्या है दोस्तों, ये है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, सो ये है K शेल के अंदर, बरोबर। अब एक इलेक्ट्रॉन है N शेल के अंदर। हाइपोथेटिकल सिनेरियो, असलियत में होता होगा पता नहीं। यहाँ पे ना एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताइए, ये जो पर्पल वाला इलेक्ट्रॉन है, ये पर्पल वाला इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बड़ी है या फिर ये ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बड़ी है? सो इसमें क्या होता है ना, जो पर्पल वाले उसकी एनर्जी ज़्यादा बड़ी होगी। अभी क्यों? क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल में, तो जब इलेक्ट्रॉन बहुत चार्ज होता है एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन यूजुअली ऑर्बिट जंप कर देता है, फिर ऑर्बिटल जंप करता है, समझ गए? सो अब तो यहाँ पे तो इसकी हाई एनर्जी होगी। सो इससे अपन क्या बता सकते हैं ना कि जो N क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताता है, ठीक है। अब आप एक और चीज़ देखिए, जो अंदर का इनर मोस्ट के शेल, उसकी साइज़ भी छोटी है और एन शेल की बड़ी है। सो इसका मतलब ये क्या होता है ना कि ये शेल साइज़ बताता है, ठीक है। अब ठीक है, अब उसके बाद एनर्जी, शेप, साइज़, चलो ठीक है। सो बस इतना ही बताता है, पर उनको यही याद रखना है KLM और N। क्या रखना है? KLM और N। हाँ, सो अगर एक फार्मूला ही आता है यहाँ पे, ये नोटेबल फार्मूला है कि अगर आपको किसी ने पूछा है कि किसी इलेक्ट्रॉन की nth शेल में एनर्जी कितनी है, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन की nth शेल में एनर्जी कितनी है, इसको वापस लिख देता हूँ मैं। हाँ, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है nth शेल में, ठीक है। सो इसको क्या लिखते हैं अपन, -13.6 इंटू एटॉमिक नंबर का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। n मतलब कौन से नंबर वाला शेल है, L होगा तो सेकेंड, M होगा तो 3, N होगा तो 4। तो यहाँ पे n की वैल्यू लिखनी है बस, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये फार्मूला है, ठीक है। अगर मतलब ये नोट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट तो है फार्मूला ये, ठीक है। सो ये रहा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का काम क्या होता है ना। सो ये तो नेम है बस, ठीक है। सो अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, अब बात करते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर की। अब अजीमुथल क्वांटम नंबर ना थोड़ा मस्त है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मेरे को इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। सो अब बात करते हैं हम अजीमुथल क्वांटम नंबर। मुट्ठल नहीं भाई, मुट्ठल थोड़ा गंदा लगता है यार सुनने में, हाँ ठीक है, आई गेस। सो अब बात करते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर की। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर इसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ये होता है ना, सो ये बेसिकली शेप बताता है किसका, ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल शेल का नहीं, ये बताते हैं ऑर्बिटल का शेप, ऑर्बिटल जो सब शेल के अंदर होता है उसका बताता है ये, ठीक है, ओके। सो इतना आप समझ गए हो, ठीक है। अच्छा हाँ, ये जो KLMN है ना, ये शेल जो है ना, शेल्स, अब इससे ना ठीक है, एक मिनट, हाँ ओके, शेप ऑफ ऑर्बिटल फिर सब शेल बोलते हैं इसको, ठीक है, ओके, नहीं, हाँ ठीक है। तो अब शेप ऑफ ऑर्बिटल पता चलता है इससे, किससे, अजीमुथल क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब मैं आपको ऑर्बिटल की शेप भी बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले आप ये समझ जाते हैं ना, ठीक है। सो शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात करते हैं, ठीक है। पहले एल भी कुछ नंबर होते हैं, क्योंकि नंबर्स क्वांटम नंबर है तो इसमें भी कुछ नंबर हो गए ना। सो ये स्टार्ट होते हैं 0 से 1 2 3, ठीक है, इतना ही काम है।
4 तक के मुझे टाइम पास हो जाएगा वो तो। ठीक है, एक काम कर देते हैं ना, यहाँ पे भी एक ऐसा टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, ओके ठीक है। अब ये जो नंबर है ना, इसके कुछ नेम्स होते हैं। ठीक है, अब इसके नेम है, इसके नेम लिखा देता हूँ मैं, SPDF। क्या है? SPDF। हाँ, आप बोलोगे बोर्ड जैसा है, हाँ ये बोर्ड जैसा है। ठीक है, अब इसका शेप होता है। ठीक है, इसका शेप होता है, ये ऐसे होता है स्फेरिकल। ये डम्बल शेप का होता है। P वाला जो ऑर्बिटल होता है, S वाला ऑर्बिटल होता है जो स्फेरिकल शेप का होता है। P में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डम्बल शेप के होते हैं, डम्बल, हाँ वही डम्बल वेट वाली। ठीक है, और D ऑर्बिटल जो होते हैं वो डबल डम्बल वाले होते हैं। जो F वाले होते हैं उसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते, कॉम्प्लिकेटेड आई वुड से। सब इसके मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ना आपको, सिंपल थोड़ा कलाकारी दिखाता हूँ। ये रहा 3D स्पेस, Z एक्सेस, Y एक्सेस, X एक्सेस रही है। अब इसमें देखिए, हाँ अब इसमें ना ये जो S ऑर्बिटल होता है वो कुछ S ऑर्बिटल ऐसे शेप का दिखता है। ये स्फेरिकल शेप है। ठीक है, एक स्फीयर है, स्फीयर समझते हो, 3D जिसको हम बोलते हैं, है ना। और ये देखो, हाँ ये किसकी बात की मैंने, ये की S की। अब बात करते हैं हम लोग P ऑर्बिटल की, तब L की वैल्यू जब 1 होती है। ठीक है, सो अब ये तब कैसे दिखता है, वापस से 3D स्पेस में आ गया हूँ मैं, Z Y X, बहुत नॉन कन्वेंशनल हुई ना। हाँ, अब डम्बल कुछ ये ऐसा होता है। ठीक है, ये देखिए, तो ये रहा ऐसा और ये ऐसा, ये Y की तरफ ही है ना। बट अगर आपका ऑर्बिटल जो स्पिन क्वांटम नंबर, सॉरी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, या फिर जिससे आप एक्सिस बताते हो, तो ना कभी कभी ना ऑर्बिटल्स कुछ ऐसे भी होते हैं। देखिए, X की तरफ हो सकता है ये सेम चीज़ Z की तरफ भी हो सकती है। ठीक है, ये अपेरेंट पोजिशन है, मतलब डिपेंड करता है केस टू केस, ऐसा बोलना चाहता हूँ। अब आता है अब D, जो D ब्लॉक जो D है। ठीक है, डबल डम्बल जिसको बोलते हैं, तो ये तो आसान सा ही है। इसमें ये वापस आ गए हम 3D शेप, इसमें X Y Z। हाँ, तो इसमें ना दो डम्बल बनती है। देखो, ये एक ऐसा एक ऐसा और एक ऐसा। सो ये होता है शेप इसका, किसका, D का। अब ये भी रोटेट हो सकती है। अब मैं रोटेशन वाला आपको अपेरेंट पोजीशन कैसे बताऊंगा। हाँ, सो ये कुछ ऐसे हो सकती है। देखिए, एक्सिस पे भी हो सकती है और एक्सिस के बीच में भी हो सकती है। ठीक है, सो इसके मल्टीपल ये हैं। अब ये ना, अब आप क्या बता, अब मैं इससे आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ। अब ये इसका एक्चुअली अब थोड़ा सा लंबा हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, इसको आप स्टार थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक N वर्सेस L का टेबल बना देता हूँ मैं। ठीक है, N की वैल्यूज़ क्या होती थी, 1 से लेके तो इंटीजर्स 1 2 3 4 बना देता हूँ। ठीक है, N to 1 2 3 4। ठीक है, हाँ अब जो N होता है, N जो है वो बताता है कि कौन सा सबशेल में है, ये बताता है N। ठीक है, N से ये पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है। अब अच्छा, ये नहीं समझाना आपको। ठीक है, जो L होता है, L को हम सबशेल बोलते हैं ना। ठीक है, तो L से क्या पता लगता है, सबशेल। सो मतलब L जो है वो क्या बताता है कि N में कितने और कौन से सबशेल है।
ठीक है। सो जब n 1 पे होता है, n 1 पे होता है मतलब n मतलब प्रिंसिपल क्वाड्रेंट जो k होता है k, तो एस एल की वैल्यू जो होती है तब हो जाती है वो s, ठीक है। फिर देखो आपको बताता है, ये होता है 0 तो 0 1, ये होता है 0 1 2 तो 0 1 2 3, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको अब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, माय बैड। इसको हम s बोलते हैं, इसको हम 2s 2p बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 3s 3p 3d, इसको हम बोलते हैं 4s 4p 4d 4f। अभी कहाँ से आया आप पूछोगे, तो L ना, L की वैल्यूज़ होती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताया था, देखो ये बताई थी मैंने 0 1 2 3 और ये S P D F। सो अब अगर N 1 है, ठीक है, मतलब एक ऑर्बिटल है, एक काम करते हैं ना, वापस से एटम ले तो मैं, ये रहा वो एटम, ठीक है, ये रहा उसके ऑर्बिट। अभी हम यहाँ पे ना एक काम करते हैं, इसके फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, मतलब n इक्वल्स टू 1 पे। सो अब n इक्वल्स टू 1 होता है, इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं, इसको अगर थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ तो ये कुछ ऐसा सबसेक्शन है इसका। अब इसके अंदर एक ही सबशेल होगा, ठीक है, एक ही सबशेल होगा, इसके अंदर कितना सबशेल होगा, एक सबशेल होगा, ये एक में ये पूरा ऐसा भर जाएगा, ये L इक्वल्स टू 0 या फिर सॉरी L इक्वल्स टू 0, ये सबशेल नंबर 0 है, इसका मतलब कौन सा सबशेल है, ये 0 मतलब S, पर एक है ना, तो एक्चुअल में 1 सबशेल एग्जिस्ट करता है, शेल एग्जिस्ट, ये तो L की वैल्यू रही बस, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, अब थोड़ा और ये करते हैं, इसको करते पीछे, अब यही समझो ना, ये n की वैल्यू इस बार इक्वल्स टू 2 है, के एल, अब ये l है, तब इसमें ना क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा। मैं ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 2 है, अब इसमें ना जब 2 वैल्यू हो जाती है तो फिर बड़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा स्पेस है, तो इसके अंदर अब मैं इस बार 2 सबशेल फिट कर सकता हूँ, ये रहे 2 सबशेल, अभी 2 सबशेल रहे। सो हम अभी ना इसको ओके, अभी 2 जो सबशेल है, अब इसको ना देखते हैं, ये एक है, इसको 0 बोलता हूँ, और ये है दूसरा, इसको 1 बोलता हूँ, ये पे L 0 है, इसका मतलब यहाँ पे कितने सबशेल है, 2 सबशेल, ये S वाला और ये P वाला, ठीक है। अब ऐसे ही बढ़ते जाता है नंबर, ठीक है। सो अब इससे क्या समझो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सो इससे अब मैं क्या बोलूँगा SP बोलेंगे हम इसको, नहीं, इसको हम SP नहीं बोल सकते। अब इसमें ना देखो ऐसे बोलूँगा अब मैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, क्या बोलूँगा मैं, 2 है, तो ये 2p में है इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है 2p में। सो ये ऐसे काम करता है, ठीक है, प्रीटी सिंपल, ओके। सो अब ये वैल्यूज़ होती है, ठीक है। सो ये तो बस ये 2 है, यहाँ पे इसलिए 2 लगा दिया, ये 3 है इसलिए यहाँ पे 3 3 3 4 लगाया, 4 4 4 4 4, बस ये ऐसे ही काम करता है ये, ठीक है। सो अब इससे मैं एक ऑब्जर्वेशन क्या बना सकता हूँ ना कि n की जो नंबर है, सो उससे नंबर ऑफ सबशेल निकाल सकते हैं। अब मैंने बोला था ना कि हम इससे एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, ठीक है, L को एंगुलर मोमेंटम। अब इसका एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला मैं डायरेक्टली लिखा ही देता हूँ। सो ये क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट अपॉन 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ L इंटू L+1। सो एक क्विक क्वेश्चन करते हैं ना इसके ऊपर, थोड़ा सा इलाबोरेट हो जाएगा, एक क्वेश्चन कर देता हूँ ना इसके ऊपर, ठीक है। कि अब मुझे बताओ एंगुलर
एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3p सबशेल। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3p सबशेल। अब 3p सबशेल से हम क्या हो सकता है? 3। सो n की वैल्यू कितना है? 3। अब p, सो p कब होता है? जब l की वैल्यू हम sp, जब l की वैल्यू हम 1 बोलते हैं तब इसको अपन p बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये p से ये आ गया और इससे n आ गया, ठीक है। तो अब इसमें आप डालेंगे जो एंगुलर मोमेंटम डालूंगा मैं, तो h प्लैंक कांस्टेंट अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 1। इसका तो आंसर क्या होगा इसका? h अपॉन 2 पाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 1 2। ये रहा इसका आंसर। इसके ये एंगुलर मोमेंटम किसका? 3p में ये इलेक्ट्रॉन का, 3p सबशेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सो अभी हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की। किसकी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। तो ओके, सो मैं एक बार ना आपको ये चालू करने से पहले एक चीज़ वापस थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। n l m, अब ये बताते क्या है? n क्या बताता है? शेप। किसका शेप? ऑर्बिटल का। ये क्या बताता है? अब बताओ, अगर n शेप बताता है, सॉरी शेप नहीं बताता है, अरे अरे गलती से क्या लिख दिया मैंने। हाँ, ये बताता है साइज, और l क्या बताता है? शेप। किसका? ऑर्बिटल का। m क्या बताता है? m क्या बताता है? ओरिएंटेशन। किसका? ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? ये कौन सा ऑर्बिटल है? वेयर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज हाईएस्ट, ठीक है। इतना है। पर अब ये अपन कंसेप्चुअली इसको कैसे समझ सकते हैं ना? इसको कंसेप्चुअली ऐसे समझ सकते हैं, n होता है शेल, शेल क्या रहे बताता है? l सबशेल क्या रहे बताता है? m जो है वो ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। शो अभी हम जा सकते हैं l की तरफ, ठीक है। ओके, सो अभी बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं? हम अभी बात करेंगे m, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ठीक है। सो ऑर्बिटल्स को ना दिखाने, ऑर्बिटल्स को दिखाने का एक वे होता है, इसे बॉक्सेस होते हैं और ये बॉक्सेस को ऑर्बिटल बोलते हैं। मतलब अच्छा, मतलब इसका मतलब ओके, ये क्या हो गया? हाँ, इसका मतलब ये जो एक ब्लू बॉक्स है ये है 1 ऑर्बिटल। अगर मैं 2 बॉक्स लूँगा तो इसको बोलते हैं 2 ऑर्बिटल। तो ऐसे ही 3 4 ब्लैब से चलते ही रहता है, ठीक है। सो बताते हैं कि कितने ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है एट द एंड। क्या बताता है ये? मतलब इसके वजह से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, ऐसे बोलो डायरेक्ट। मतलब n के अंदर कितने, फिर या फिर l के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है, ठीक है। कितने ऑर्बिटल, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। अब एक क्या पे चार्ट बना देते हैं, ठीक है। ये तो बहुत प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड चार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। इसको पर तो भी याद रखने लायक चार्ट है ये। सो यहाँ पे एल निकाल देता हूँ मैं। एल पहला आ चुका है। L 0 1 2 3
जिसको हम एक ओके 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 जिसको अभी हम एन इसको 0 1 2 3 को ना हम SPDF भी बोलते हैं। तो SPDF, ठीक है, SPDF। अब यहाँ पे ना हम अभी M की वैल्यूज़ भरना चालू करेंगे। किसकी वैल्यूज़? M की वैल्यूज़। जब S की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, M की वैल्यू कैसे निकालते हैं? L के रिस्पेक्ट में ना -L to M एंड +L। M की वैल्यू -L और L के बीच में जितने भी इंटीजर्स है वो सब होते हैं M की वैल्यू, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। सो अगर यहाँ पे 0 है तो M की वैल्यू 0 ही रहेगी, 1 0, मतलब एक ही ऐसा ऑर्बिटल होगा, ठीक है। अब M की वैल्यू 1 है तो 1, मतलब इसका मतलब क्या होगा? M की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होगी, -1 0 1। इसका मतलब यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है? 1 2 3, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल बन गए, ये बन गए 3 ऑर्बिटल। अब 2 है तो 2 के मतलब अब -2 और +2 के बीच में जितने भी इंटीजर्स है, -2 -1 0 1 2। अब यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स है। सो 1 2 3 4 और ये रहे 5 ऑर्बिटल्स। अब F में हो जाएगा 3 -3 -2 -1 0 1 2 3। अब यहाँ पे 7 ऑर्बिटल्स है, 7 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6 7। सिंपल है, ठीक है, ये समझ में आ गया है ना? सो ये तो बहुत सिंपल सा ही था, ठीक है। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है अगर आप देखो, ठीक है, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 ऑर्बिटल। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल। यहाँ कितने ऑर्बिटल है? 5 ऑर्बिटल्स। यहाँ कितने हैं? 7 ऑर्बिटल्स। सो इससे ना ये हम रिजल्ट से क्या निकाल सकते हैं ना, कि अगर अपन को पूछा है वो कि S ऑर्बिटल में कितने S सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है, तो ये फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। तो इसका मतलब कितना होता है? तो अपन ये कैसे निकाल सकते हैं? 2L + 1। L क्या है आपको पता है ना यहाँ पे? सो ये एक और फॉर्मूला है, ठीक है, ये सबशेल है बाय द वे, फॉर समवन वंडरिंग आउट देयर, ठीक है। सो ये तो प्रीटी सिंपल है, ठीक है। सो एक अभी आपको एक ऐसा पूरा ही चार्ट बना के देते हैं। अभी ये थोड़ा मस्त है, इंटरेस्टिंग है। सो ये चार्ट है, ठीक है, N M L और N का चार्ट है ये अब डायरेक्ट। सो यहाँ पे लिखते तो N, ठीक है, N लिख देते हैं इसको, तो इसे छोटा ही ठीक है ये, ठीक है, और इसको इसे बड़ा कर देते हैं, ठीक है। जब N की वैल्यू 1 से लेके तो 4 तक के लिख देते हैं अभी, फिर 3 तक के लिखते हैं 1 2 3, ओके, ऐसे ऐसे स्टार्टिंग से नहीं लिखते। अब N की वैल्यू 1 है। अब L, जब N की वैल्यू 1 होती है तब L 0 होता है ना, एक ही ऑर्बिटल सब और एक ही सबशेल होता है ना फर्स्ट और शेल में 0। अब जब L की वैल्यू 0 होती है तो M की वैल्यू कब कहाँ से कहाँ तक होती है? -0 से +0 के इंटीजर्स, मतलब एक ही इंटीजर मतलब 0। सो इसका मतलब क्या होता है? सो अब इससे क्या बता सकते हैं अपन? देखो, सो इससे अब M की वैल्यू भी 0 ही होगी, तो यहाँ पे S सबशेल है, यहाँ पे 0, ठीक है, 0, मतलब इसका मतलब एक ऑर्बिटल। अब M को यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम? 1 और S, 1S ऑर्बिटल है इसके अंदर बस, ठीक है। अब समझो N की वैल्यू है 2, मतलब इसमें 2 वैल्यूज आ जाएगी अब L की वैल्यू 0 और 1, इसका मतलब 2S, ये 2S और हो गया ना, ये 2
पी, ठीक है। ओके, नहीं नहीं, यहाँ पे बस एस और पी होगा, यहाँ पे बस एस और पी होगा। ये एस, ये रहा पी। तब एम जब ये फर्स्ट सेल में होगा तो अब क्या होगा ना, यहाँ पे एम के वैल्यू वापस 0 ही रहेगी, सेम चीज़ रहेगी, पर इस बार इस वाले ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे हम लोग, 2s बोलेंगे। अब p है तो p में जब 1 है तो m की वैल्यू क्या होती है, प्लस से लेके माइनस तक के, क्या होती है, प्लस से लेके तो माइनस तक के। सो ये हो जाएगा -1 0 1, इसका अंदर यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे अभी, ठीक है। अब ये कौन सा हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम 2p, ठीक है। सो ऐसी कंटिन्यू एक और बनाते हैं, आखिरी वाला, ये थर्ड है, ठीक है। जब n की वैल्यू 3 होगी तो ये होगा 0 1 2, सिर्फ s p d तक के, d सबशेल हो गए, 3 सबशेल है। अब फर्स्ट सबशेल में कितने ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, 0 वाला, इसको हम हमेशा लिखते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे 3s लिख देता हूँ, ये 1 है तो यहाँ पे -1 0 1, 3 ऑर्बिटल्स है, 1 2 3, इसको हम क्या लिखते हैं 3p। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2 -1 0 1 2, ये भी 5 ऑर्बिटल्स हो गए हैं, तो 1 2 3 4 5, इसको हम क्या लिखेंगे 3d। चलो, प्रीटी सिंपल इज दैट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको मस्त चीज़ें लिख के देता हूँ। एल की वैल्यू एन के रिस्पेक्ट में हम कैसे लिखेंगे, 0 से लेके तो एल की एन तक के वैल्यू, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ है ना। और एम की अपन कैसे लिखते थे, -l के बीच से आने वाले प्लस एल तक के सारे इंटीग्रल वैल्यूज़, ठीक है, सारे इंटीग्रल वैल्यूज़, इसमें होल नंबर वैल्यू होती है, ठीक है। अब और कुछ और दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, ये आप मार्क कर लीजिए। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, अब यहाँ पे अब कैसे, यहाँ पे n स्क्वायर्ड होता है इसका वैल्यू, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, अभी ये 3 है, ठीक है। जब n की वैल्यू 3 है तो इस शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना ऑर्बिटल, 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, बढ़िया, समझ गया क्या लिखा है मैंने, ठीक है, यहाँ तो हो गया। सो ये आता है n स्क्वायर। अब एक और फॉर्मूला है छोटा सा, ये होता है नंबर ऑफ, ये पहले लिखा है मैंने, ऑर्बिटल्स इन सबशेल 2l + 1, ठीक है। सो ये जो दो फॉर्मूले हैं ये याद रखने लायक है बहुत, इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। सो ये m तक की बात हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको जब ओरिजिनली एक चीज़ बताई थी कि यहाँ से ना 3 सोल्यूशन आए थे, अब 3 सोल्यूशन को क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, पर यहाँ पे ना एक और एक्स्ट्रा क्वांटम नंबर है जिसको स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। ये श्रोडिंगर की इक्वेशन का रिजल्ट नहीं है, ये एक्चुअली पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के कारण है, ठीक है। सो ये बेसिकली ना उसका रिजल्ट तो है नहीं। अब स्पिन क्वांटम नंबर करता क्या, आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर्स की। जिसको हम एस के द्वारा ही रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर्स ना थोड़े अजीब से भी होते हैं समझने के लिए, मतलब इतने अजीब से नहीं है। सो एक इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल के अंदर, ये रहा वो प्यारा से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ऑर्बिटल के अंदर है।
सो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो हमेशा ना ऐसे एक मूविंग ऑब्जेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन एक हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट होता है। ये एक एक्सिस के और ये 3 डिमेंशनल स्पेस में ना रोटेट करते रहता है। क्या करते रहता है? ये करते रहता है रोटेट। सो पर यहीं पे ना इसके 2 स्टेट होते हैं रोटेशन के, आपको ये बता देते हैं। हाँ, सो ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑर्बिटल में है। सो कुछ 2 स्टेट्स होते हैं कि ये जिसमें रोटेट करते हैं, ये Z X Y। ठीक है, ठीक है। अब ये रोटेट कैसे करते हैं? सो इलेक्ट्रॉन्स अराउंड एक्सिस ये जाते हैं ऐसे, और अराउंड द एक्सिस ऐसे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे आते हैं? देखिए, ये जाते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्बिटल्स के अंदर। समझिए, एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल को मतलब m है ना, सो ऑर्बिटल में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर। एक ऑर्बिटल के अंदर बस 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक और बात यहाँ पे मार्क है, 1 ऑर्बिटल कैन only have 2 electron having opposite spin। सो हाँ, सो ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, सो ये इलेक्ट्रॉन ना एक क्लॉकवाइज होता है, समझिए क्लॉकवाइज है, और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब आप बोलोगे इससे मुझे समझेगा ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है? ये समझने की बात ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये बस अजम्पशन होता है कि उल्टा घूम रहा है सीधा घूम रहा है। अगर एक सीधा घूम रहा है तो दूसरा उल्टा घूमेगा। अगर वो ऑर्बिटल के अंदर, अगर वो दोनों सेम ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो कैसे भी, अगर सेम ही डायरेक्शन में है तो वो ऑर्बिटल के अंदर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो नहीं हो सकते ना, तो अब इसी और जो स्पिन क्वांटम नंबर है अभी कैसे रिप्रेजेंट कराता है ना। ओके, हाँ, तो क्वांटम नंबर्स पे वापस से आता है। माय बैड, 1 मिनट के लिए। ओके, थोड़ा वापस समझाता हूँ मैं इसको। हाँ, ठीक है। सो क्वांटम नंबर्स की जो मतलब अब यहाँ पे ना बात करते हैं कि एस की वैल्यूज़ क्या होती है। एस की वैल्यूज़ क्या होती है? +½ एंड -½ -1/2। अभी जो +1/2 होता है ये एक डायरेक्शन होती है, और -1/2 +1/2 की इन्वर्स मतलब उल्टी डायरेक्शन होती है। ये क्लॉकवाइज होती है, ये क्लॉकवाइज हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। ऐसा आप बता नहीं सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे जा रही है। ठीक है, अगर एक है तो वो दूसरा उसका अपोजिट होगा, या फिर सेम ही होगा, या फिर दोनों भी सेम नहीं होंगे। अच्छी, दोनों भी सेम होंगे, दोनों भी सेम नहीं होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ है। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर की। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बात बताई कि ऑर्बिटल में ना अपोजिट स्पिन ही हो सकता है। सो इससे ना अब मैं अगली और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ दिस चैप्टर के बारे में बात करूँगा। इसको बोलते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है ना कि इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल कैन नॉट have same 4 quantum numbers in a orbital। अब इसको अब बोलो कि इसका मतलब क्या होता है। सपोज जैसे आपने बोला है, जैसे आपको पता होगा यूनिवर्सल लॉ होता है कि कोई ऑब्जेक्ट उसकी जगह नहीं ले सकता है। मतलब अगर एक एम्प्टी स्पेस है, समझिए एक एम्प्टी डोमेन है, इसके अंदर ये ए ऑब्जेक्ट है, सो बी ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है ना। तो वैसे ही पता है क्या बोला गया है? सो वैसे ही बोला गया है ना कि अब तो वैसे ही बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन है, समझो एक इलेक्ट्रॉन है,
अब वो उसके क्वांटम नंबर्स कुछ ऐसे है, ठीक है, मतलब कुछ उसका n की वैल्यू 1 है, s की वैल्यू सॉरी l की वैल्यू 1 है, ओके l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है और s की वैल्यू 1/2 है। और अभी एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं, m की वैल्यू तक 0 है और यहाँ पे s की वैल्यू 1/2 है। ये दोनों ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। तो एक्सक्लूजन लॉ के हिसाब से ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फिर एग्जिस्ट होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो इसका स्पिन है ये अपोजिट करना पड़ेगा, इसका स्पिन इसको अपोजिट करना पड़ेगा। इसमें बोला है कि सेम 4 क्वांटम नंबर नहीं हो सकते, यहाँ पे 3 क्वांटम नंबर चल जाएंगे, 2 सेम क्वांटम नंबर चल जाएंगे, एक सेम क्वांटम नंबर भी चल जाएगा, पर 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो यही डिफ्रेंशिएट करने के लिए सम स्पिन क्वांटम नंबर यूजुअली अलग अलग होते हैं, मतलब रोटेशन अगर अलग अलग हो, सेम ही जगह पे हो, सारे इलेक्ट्रॉन मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन और उसकी स्पिन इन्वर्स हो, तो वो एक ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यही पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। सो अभी के लिए तो मैं इतना ही पढ़ूंगा, आउटबाउंड प्रिंसिपल हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के तो चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है कि सारे के सारे जो नोट्स है ये मिल जाएगा, पता नहीं मैं क्या बनाया ये, ठीक है। सो ये सब मिल जाएगा, ठीक है, बस ये इतना ही है क्वांटम नंबर्स के लिए। सो वील सी यू गाइस इन अनदर लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय।